तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट, कॉस्ट शीट का डेफिनेशन और उसका यूजेस। तो कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट शीट का हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि ये कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बताता है। बिकॉज अगर हम लोग का टोटल कॉस्ट डिटर्मिनेशन हो गया तो उसके ऊपर हम लोग को कितना प्रॉफिट लगाना चाहिए। सपोज मैनेजमेंट वांट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो जितना कॉस्ट हो गया उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट मार देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट भी निकल जाएगा और कॉस्ट भी। तो इसलिए बोलते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। शोइंग ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट, मतलब कि वो पहले कॉस्ट को ब्रेकअप करेगा, मतलब कि बहुत जगह में तोड़ेगा, फिर उसको जोड़ेगा, इसलिए बोला गया ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये डेफिनेशन में देखिए बताया गया कि कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो कॉस्ट के बारे में प्रोवाइड करेगा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि दैट इज कॉस्ट है क्लासिफाइड इनटू 5 फंक्शनल कैटेगरीज, फैक्ट्री वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सेम हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोग का 5 क्लासिफिकेशन हुआ कॉस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ये बताता है इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसीलिए बोलते हैं इसको कॉस्ट का यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप हुआ। कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज में ब्रेकअप हो गया। फिर वहाँ पे क्या बोलता है, एंड गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस, यहाँ पे ये भी बोला गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट के एलिमेंट्स को भी वो ड्यू इंपॉर्टेंस देता है। हम लोग देखेंगे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में कि हम लोग का सबसे शुरू में जो रहता है डायरेक्ट मटेरियल रहता है, डायरेक्ट लेबर रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। उसके बाद हम लोग का आता है प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल जो हो गया वो क्या हो गया, एलिमेंट्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। तो यहाँ पे वो कॉस्ट शीट है वो हम लोग को ड्यू इंपॉर्टेंस बताएगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी, एज वेल एज एंड द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। हम लोग को जो कॉस्ट शीट है वो हम लोग को ड्यू इंपॉर्टेंस दिखाया किसका, कॉस्ट के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी के बेसिस में हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन किया था 2 टाइप्स में, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हम लोग को कॉस्ट शीट से ये भी पता चलेगा हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये हम लोग का कॉस्ट शीट का डेफिनेशन एक बार फिर से देख सकते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट है जो क्या शो कर रहा है, ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट ऑफ आइदर पास्ट, मतलब कि जो पास्ट का है कॉस्ट शीट हम लोग पास्ट के डेटा के ऊपर भी बना सकते हैं, या प्रोजेक्टेड डेटा, मतलब कि जो हम लोग प्रोजेक्ट करके रखे, हम लोग को इतना कॉस्ट इनकर होना एस्टिमेट करके रखे, तो उसका भी हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों का स्टेटमेंट बताता है कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी का, जो शो करता है ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। तो ये तो हम लोग कॉस्ट शीट, और उसके बाद यहाँ पे ये भी एक डेफिनेशन दे दिया, कॉस्ट शीट इज कॉस्ट स्टेटमेंट। या कॉस्ट शीट दोनों सेम होता है, मतलब कि ये कॉस्ट के स्टेटमेंट है, ये कॉस्ट के एक सीट है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का प्रोवाइड करता है डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस में प्रिपेयर होता है, या ड्यू इंपॉर्टेंस देता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। 3 तरह के यहाँ पे क्लासिफिकेशन को उन्होंने देखा। एक तो हम लोग ने देखा किसको, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस में, एक हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस में, एक हो गया हम लोग का एलिमेंट्स के बेसिस में, एक हो गया हम लोग का ट्रेसेबिलिटी के बेसिस में। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट शीट में क्या देखा, हम लोगों ने 3 टाइप का देखा क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का यूजेस क्या क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन, होता है कि जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है इसको सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, प्रेजेंटेशन करने में, इसको हम लोग देखेंगे अभी। फिर क्या बताया, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हम लोग को पता चलता है कितना एक सेलिंग प्राइस, कितना एक प्रोडक्ट के यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूनिट पे कितना चार्ज करना है कस्टमर से। थर्ड हो गया हम लोग का इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स को सेल करके कितना प्रॉफिट एस्टिमेट, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उसको हम लोग को बताता है वो कॉस्ट शीट हम लोग को। फोर्थ हो गया इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट वाइज एंड लोकेशन वाइज कॉस्ट एनालिसिस, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, हम लोग को पता चलेगा, सिमिलरली लोकेशन वाइज भी। फिफ्थ हो गया हम लोग का इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट प्रिपेयर करने में हम लोग को हेल्प रहता है। हम लोगों ने बजटरी कंट्रोल नाम का एक चैप्टर, उसमें भी देखना है कि हम लोग को कैसे बजट प्रिपेयर करने में कॉस्ट शीट हेल्प करेगा। और लास्ट हो गया हम लोग का इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स, फाइलिंग टेंडर्स एंड कोटेशंस, पता कि हम लोग को कॉस्ट एस्टिमेट करके पता चल जाएगा कॉस्ट शीट बना के कि हम लोग कितना पर्टिकुलरली टेंडर में हम लोग को कॉस्ट, हम लोग को टेंडर फाइलिंग करने में भी हेल्पफुल रहेगा। हम लोग टेंडर सपोज हम लोग कॉस्ट शीट बना के हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग को कितना का कॉस्ट इनकर हो रहा है, वो हम लोग को टेंडर फाइलिंग में हेल्पफुल रहेगा सप्लायर के लिए, एंड कोटेशंस। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट होगी, और हम लोग का यूजेस ऑफ कॉस्ट शीट।
तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ये भी हम लोग का आधा बना है, हम लोग का पूरा नहीं बना है। डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट है, इसलिए थोड़ा लंबा कॉस्ट शीट जाएगा हम लोग का फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे कि हम लोग का जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन रहेगा उसमें इतना बड़ा नहीं बनेगा, बिकॉज सब कुछ नहीं पूछेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं जाएगा। यहाँ हम लोग का डिटेल फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट चल रहा है, इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में देख रहे हैं कॉस्ट शीट को। हम लोग उस पर से ये भी आधा बना है ये बोर्ड। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हम लोग का जो रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक था उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आ गया। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे निकलेगा, जितना हम लोग परचेज किए लेस हम लोग का जो परचेज रिटर्न था उसको लेस कर देंगे, तो हम लोग का नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स निकल जाएगा। ये दोनों को ऐड किए तो ये हम लोग का रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन हुआ। इसमें से हम लोग का कुछ बच गया, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, उतना हम लोग को बच गया। तो वो हम लोग का क्या बच गया, तो हम लोग को लेस करके क्या आ गया, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, मतलब कितना रॉ मटेरियल हम लोग कंज्यूम्ड किए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स में नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड किए, लेस किए क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जिससे हम लोग का निकल गया रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, दैट मीन्स हम लोग कितना रॉ मटेरियल्स कंज्यूम किए फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। फिर हम लोग का आ गया डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। फिर हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी जो देखिए डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस या फैक्ट्री वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, कुछ भी बोल सकते हैं, वॉट एवर। फिर हम लोग का ये सब को ऐड करके, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा को ऐड करके हम लोग का क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हम लोग ने देखा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कि हम लोग का जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड करके हम लोग क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। तो ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकला। इसमें हम लोग पहले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकाले। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हम लोग कैसे निकला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये हम लोग का रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकला। इसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर ऐड किए, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए या चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम लोग देखें फैक्ट्री वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये हम लोग का क्या हो गया, जो हम लोग फैक्ट्री में हम लोग का जो खर्चा होता है, जैसे कि फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, रेंट, स्वीपर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब हम लोग का जो फैक्ट्री में जो खर्च हो रहा है उसको हम लोग, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, बिकॉज ये कैन नॉट बी डायरेक्टली, कन्वीनियंटली, इंडिस्प्यूटेबली, ईजिली आइडेंटिफाइड इन एन इकोनॉमिकल फिजिबल वे। देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री वर्क्स या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये दोनों, दैट इज़ प्राइम कॉस्ट प्लस ये जो फैक्ट्री वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करके क्या आ गया हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस था उसको ऐड कर दिए, लेस कर दिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज़ जो लास्ट हम लोग का क्लोजिंग बचा कितना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये दोनों इसको ऐड करके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके हम लोग का क्या आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इतना हम लोग को नेट खर्चा हुआ फैक्ट्री कॉस्ट में। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्यूटेशन में। तो हम लोग का फर्स्ट क्या आ गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम लोग ऐड किया, हम लोग देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में क्वालिटी कंट्रोल का जो कॉस्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंप्यूटेशन। ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंप्यूटेशन चल रहा है, इसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को लिए हैं। सेकेंड हो गया हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग को बोला गया कि इसके लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वही वाला खर्चा जो प्रोडक्शन प्रोसेस के रिलेटेड है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंप्यूटेशन में ऐड करेंगे। फिर हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी सेम, जो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस के रिलेटेड खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसी को हम लोग ऐड करेंगे किसके कंप्यूटेशन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंप्यूटेशन में। एंड देन हम लोग का आ गया क्या, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। हम लोग का जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग कॉस्ट प्रोडक्शन करने से हम लोग कुछ ना कुछ नॉर्मली हम लोग का हर समय होना ही है, तो उसको जो डिस्पोजल करने में जो खर्च होता है उसको हम लोग नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बोलते हैं। जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड हो हम लोग का इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो नॉर्मल कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेस हम लोग को क्या हो गया, जो हम लोग का स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट जो हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस में करते करते प्रोड्यूस हो जाता है, उसको सेल करके जो हम लोग को पैसा मिलता है उसको हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो इसलिए क्या बोलता है, क्रेडिट फॉर द रिकवरीज ऑफ बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप्स, प्रोडक्ट्स एट इफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स। फिर हम लोग प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, हम लोग का जो प्राइमरीली पैकिंग कॉस्ट जो इनकर्ड होता है, से सपोज हम लोग कोलगेट का पैकेट देखेंगे, कोलगेट का जो मेन जो फर्स्ट लेयर होता है दैट इज़ विदाउट द कवर, जो कवर रहता है स्क्वायर टाइप का, उसको रेक्टेंगल टाइप का, उसको नहीं बोल रहे हैं, जो हम लोग का जो कवर रहता है कोलगेट का उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग। तो वो बहुत ही हेल्पफुल है इन द फॉर द प्रोडक्ट्स गेटिंग रेडी फॉर सेल, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग। तो वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या आ गया हम लोग का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्यूटेशन में हेल्प करता है, तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स,
तो हम लोग का जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग को रेक्टिफाई करने में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है सो एज़ टू मेक इट अवेलेबल, सो एज़ टू मेक इट रेडी टू सेल। तो नॉर्मल गुड्स की तरह वो जो अवेलेबल हो जाएगा, जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उसको सही बनाने के लिए जो खर्चा लग रहा है इसको बोल रहे रेक्टिफिकेशन और डिफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ये देख सकते हैं टोटल फॉर्मेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, उसके बाद का जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था उसको कंप्लीट कर दिए। तो जहाँ हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बना था उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करके कॉस्ट सेल्स तक ले आए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ने क्या किया, जो हम लोग का COP आया था दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था जो हम लोग का ईयर के बिगिनिंग में, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। वो दोनों का ऐड करने से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं COGAFS कॉगफस, मतलब कि ये क्या हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यहाँ पे लिख चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दैट इज जितना गुड्स हम लोग के पास सेल करने के पर्पज़ अवेलेबल है, लेस कर देंगे क्या क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स जो बच गया, जो हम लोग का सेल नहीं हो पाएगा ईयर एंड के समय। तो उसको लेस करने से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, उतने का गुड्स जितना हम लोग सोल्ड किए थे दैट इज एक्चुअली सोल्ड आउट। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कॉक्स आ गया हम लोग का, इतना गुड्स हम लोग सोल्ड किए थे। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, रॉयल्टी पेबल। यहाँ पे याद रखिएगा ये जो रॉयल्टी पेबल है, ये रॉयल्टी पेबल किसके बेसिस में, ऑन द नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। जितना यूनिट सोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। दैट इज़ ये हम लोग का सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंप्यूटेशन में ऐड होगा, बिकॉज हम लोग जितना ज़्यादा सोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉयल्टी पेबल ऑन द नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड ऐड करेंगे इन द COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाइल कंप्यूटिंग COS कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये शुरू से बोलते आ रहे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग कहाँ पे आता है, हम लोग का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो वो यहाँ पे आता है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का मार्केटिंग ओवरहेड हो गया, देन सेलिंग ओवरहेड्स हो गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये क्या आ गया हम लोग का, मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ये सेल्स को स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड, उसको हम लोग को मार्केटिंग दैट इज हम लोग को सेल्स क्रिएट करने के लिए खर्चा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का खर्चा हो गया हम लोग का मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों को यहाँ पे लिख दिए, दैट इज़ मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम लोग का आ गया इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट नोशनल या अपॉर्चुनिटी या इम्प्लाइड, दैट इज़ वो इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस जो हम लोग का इनकर्ड हुआ है एक्चुअल में, दैट इज़ हम लोग के लिए उसके लिए हम लोग को पैसा खर्च करना पड़ा, तो वही हम लोग इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस को लेंगे। उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट इज़ नोशनली, मतलब कि वो खर्चा जो हम लोग सपोज हम लोग उसको लेते हैं उसमें हम लोग का नोशनल कॉस्ट इनकर्ड होता है। हम लोग इसको सोच रहे थे कि हम लोग के पास अगर फंड्स नहीं होता तो हम लोग को लोन्स लेना पड़ता, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस देना पड़ता। तो ये नोशनल हो गई, ये नोशनल कॉस्ट को हम लोग को इनकर्ड नहीं करना है। हम लोग को जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ, जो हम लोग का जेब से निकला, उसको हम लोग सिर्फ इंक्लूड करेंगे। फिर लेस ड्यूटी ड्रॉ, उसको गवर्नमेंट अगर एक्साइज ड्यूटी ड्रॉ कर लिया उसकी वजह से हम लोग का जो भी कॉस्ट है वो हम लोग का कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। अगर इफ़ एनी अगर कुछ रहा तब, या एक्सपोर्ट सब्सिडी हम लोग को मिल गई, एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, ग्रांट दिया, तो वो हम लोग को लेस कर देना होगा। ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हो गया। उसके बाद हम लोग को सिंपल है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि तुम्हारा इतना टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ इन रिलेशन टू प्रोडक्शन। अब हम लोग को प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो देखना होगा। अगर हम लोग का सेल्स इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज़ हम लोग का लॉस है। इफ सेल्स इज़ मोर दैन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम लोग का प्रॉफिट है। तो हम लोग को प्रॉफिट हम लोग को बोल सकता है सेल्स के परसेंटेज में निकालो या कॉस्ट के परसेंटेज में, उसको हम लोग निकाल देंगे यूनिटरी मेथड से। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट, हम लोग का सेल्स, हम लोग का दैट इज़ डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन देखेंगे, उससे हम लोग का बेसिक्स ऑफ कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये एक वर्किंग नोट्स हो गया हम लोग का। ये क्या है, नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो हम लोग ने वहाँ पे देखा था नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स में जो हम लोग नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड किए थे, वो नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे कंप्यूट होगा उसको यहाँ पे दिया हुआ वर्किंग नोट्स में। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग परचेज कॉस्ट, जो हम लोग परचेज कॉस्ट जो इन्वॉइस में लिखा हुआ रहता है परचेज कॉस्ट, वो हम लोग देख लिए। लिस्ट प्राइस या इन्वॉइस प्राइस देखिए लिखा हुआ है, जो लिस्ट प्राइस जो प्राइस लिस्टेड था या इन्वॉइस प्राइस जो था उसको हम लोग यहाँ पे ले लिए फर्स्ट। उसमें हम लोग परचेज रिटर्न, जितना भी हम लोग परचेज किए उसमें से रिटर्न जितना कर दिए उसको लेस कर देंगे। से सपोज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग परचेज किए, उसमें से 10 यूनिट्स हम लोग रिटर्न कर दिए। तो जो 10 यूनिट्स का कॉस्ट है उसको हम लोग रिटर्न परचेज रिटर्न समझ के उसको हम लोग लेस कर देंगे।
ट्रेड डिस्काउंट हम लोग इतना गुड्स ले रहे हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को दिया। सिमिलरली क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम लोग ज़्यादा बल्क में परचेस करते हैं तो हम लोग को क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, तो जो मिलता है उसको लेस कर देंगे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज जो गुड्स को हम लोग सप्लायर से फैक्ट्री तक लाने का जो खर्च होता है उसको बोलता है कैरेज इनवर्ड, उसको हम लोग ले लेंगे। फिर हम लोग को देखिए ये बोला गया जीएसटी, इनपुट क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स अगर हम लोग को आईटीसी नहीं मिलता है तब हम लोग उसको ऐड करेंगे, तभी, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल टैक्स है। अगर रिफंडेबल टैक्स रहता तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते। अगर नॉन रिफंड है, दैट इज़ हम लोग को रिफंड नहीं करना होगा, तो ये हम लोग का खर्चा है, ये हम लोग का कॉस्ट है, तो ये हम लोग किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से, इसीलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के कंप्यूटेशन में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, अगर हम लोग का इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल, दैट इज़ रिफंड नहीं होगा, आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तभी हम लोग इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नॉट। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, या कस्टम ड्यूटी अगर हम लोग इंपोर्ट करें तो हम लोग को कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। परचेस कमीशन, कमीशन हम लोग को परचेस कमीशन पे करना पड़ा, अगर हम लोग परचेस किसी और से करवाएं तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा। प्लस लोडिंग, मतलब कि अगर जो स्टोर जो जहाँ से सप्लायर से ख़रीदे हैं वो लोड करने का जो खर्चा हुआ, फिर यहाँ पर हम लोग के गोडाउन में आके अनलोड करने का जो खर्चा हुआ, ये ऐड हो गया। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ट्रांसिट इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लोग जो गुड्स लाने तक का जो इंश्योरेंस करा है, इसका जो ट्रांसिट इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ा, वो खर्चा हो गया हम लोग को नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में। प्लस पैकिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो पैकिंग कॉस्ट इनकर्ड होता है वो हम लोग का हो गया। लेस करेंगे नॉर्मल रियलाइजेबल या रिटर्नेबल वैल्यू ऑफ एम्प्टी पैकेजेस से। सपोज़ हम लोग का अगर जो पैकेजेस आया उसको हम लोग को रिटर्न करने के बाद हम लोग को कुछ रियलाइज वैल्यू मिला, तो उसको हम लोग नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेस कर देंगे, तब जाके हम लोग का क्या आ जाएगा, नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ से हम लोग ने नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स देखा, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, लेस परचेज रिटर्न, लेस ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट, प्लस कैरेज इनवर्ड, प्लस जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अगर अवेलेबल नहीं है तभी हम लोग उसको ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, स्टार मार्क मार लीजिएगा, बिकॉज अगर आईटीसी अवेलेबल है तो हम लोग का वो कॉस्ट नहीं है, उसको हम लोग को रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड हो जाएगा तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, अगर रिफंड नहीं होगा तभी हम लोग ऐड करेंगे। प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट करवा रहे दूसरे देश से लेके आ रहे तब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। परचेस कमीशन, लोड एंड अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांसिट इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा खर्चा हम लोग का नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में आ जाएगा। पैकिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है हम लोग का नॉर्मल पैकेजिंग जो सेल के लिए, तो वो हम लोग का ऐड हो जाएगा। उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू है आफ्टर गेटिंग इट डिस्चार्ज इन दी स्टोर में, अगर उसके बाद कोई नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसको लेस कर देंगे। तो ये आ गया हम लोग का नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स।